हेलो स्टूडेंट, ऑनलाइन स्कूल इंडिया में आपका स्वागत है। वेलकम, सुस्वागतम, अभिनंदन। देखिए, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था जो आपका चैप्टर 4 है, पद्य भाग से बुक क्षितिज से हमने पढ़ा था। अब ये देखिए इसका चैप्टर जो 5 है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, यानी पार्ट 5 सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। देखिए, जब हम पद्य भाग पढ़ रहे हैं तो सारे कवि की काव्यगत विशेषताओं से, उनकी कल्पना से हम रूबरू हो रहे हैं, यानी उनसे परिचित हो रहे हैं। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता रखा है और बताती रहूँगी कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, कविदेव है, तुलसीदास जी है, ये जो सारे क्या हैं, ये हमारे आगे से आगे चलते रहेंगे। ये आसानी से हमारा पीछा नहीं छोड़ने वाले, यानी वो नहीं, हम इनका पीछा नहीं छोड़ने वाले। यानी 9th में भी तुलसीदास, सूरदास, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला थे, और ये 10th में भी है श्योर, 11th में भी है और 12th में भी है। तो क्यों नहीं हम जो 11th और 12th में पढ़ना है उसकी तैयारी पहले कर ले। हो सकता है ना एडवांस पहले, यानी जो पहले सचेत होकर चलता है, जो पहले तैयारी करके चलता है, वो आगे कभी भटकता नहीं है, अपनी मंजिल से कभी हटता नहीं है, लक्ष्य को प्राप्त करता है। तो देखिए, ये जो चैप्टर है कवि का आपके पिक्चर दे रखा है, चित्र दे रखा है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ये बता दूं, ये एक अनोखे कवि है। इन्होंने क्या है, बहुत से ऐसे मर्म स्पर्शी, यानी मन को छू लेने वाली कविताएं लिखी है। अब इनकी एक ये खासियत है, इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने लिखा है अपने ऐसे वातावरण के बारे में। कभी तो बादल के बारे में लिखा है, कभी वसंत ऋतु के, यानी प्रकृति का इन्होंने मानवीकरण किया है। मानवीकरण देखो, मैंने पहले भी आपको बता दिया है और वापस मैं रिवाइज कर देती हूँ, बता देती हूँ, दोहरा देती हूँ। मानवीकरण एक अलंकार होता है जो क्या है, काव्य के अंदर चमत्कार उत्पन्न कर देता है, यानी सुंदरता बढ़ा देता है। नहीं कहते आपको काव्य सौंदर्य बताइए, तो जो मानवीकरण अलंकार है, अर्थात प्रकृति को एक मानव के रूप में दर्शाना। जो प्रकृति है उसको स्त्री का रूप दे दिया, और उसके वसंत ऋतु के अंदर जब वो इतने पुष्प लगते हैं, पत्ते लगते हैं, यानी प्रकृति का श्रृंगार हो गया, एक स्त्री का श्रृंगार हो गया। तो मैं बता दूं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो एक बहुत ही अच्छे और सादगी से भरे कवि थे। अब देखिए बेटे, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, निराला इनका उपनाम है। आया समझ में? इनका नाम था सूर्यकांत त्रिपाठी, लेकिन इनका उपनाम क्या है, निराला। का जन्म बंगाल के महिषादल में सन 1899 1899 में हुआ। वे मूलत गढ़ाकोला, जिला कौन से, उन्नाव के, यानी उनका जिला कौन सा है, उन्नाव। और उन्नाव के अंदर एक छोटा सा कस्बा कह सकते हैं, गांव कह सकते हैं, क्या है, गढ़ाकोला, वहाँ पे उनका जन्म हुआ। उत्तर प्रदेश के निवासी थे। ओके, उत्तर प्रदेश के अंदर एक जिला है उन्नाव, उसमें एक गांव है, क्या है, गढ़ाकोला, वहाँ पे उनका जन्म हुआ था। निराला जी की औपचारिक शिक्षा 9वीं तक महिषादल में हुई थी। उन्होंने स्वाध्याय, स्वधन अध्याय, स्व यानी स्वयं, अध्याय यानी पढ़ना। उन्होंने क्या किया, उन्होंने स्व अध्याय से संस्कृत, बांग्ला और अंग्रेजी का ज्ञान अर्जित किया, यानी प्राप्त किया। अर्जित का क्या मतलब होता है, प्राप्त किया। अब देखिए, बहुत बार ऐसा होता है, कुछ तो हम बाहर पढ़ लेते हैं, लेकिन कुछ हमें स्व विवेक के द्वारा सीखना पड़ता है। तो ये जो सूर्यकांत त्रिपाठी जी निराला है, इन्होंने क्या किया, 9वीं क्लास तक तो इन्होंने क्या किया, महिषादल में हुई उनकी पढ़ाई लिखाई, लेकिन उसके बाद में उन्होंने क्या किया, जो संस्कृत है, बांग्ला है और जो अंग्रेजी भाषा है, उसका ज्ञान अपने आप लिया, यानी स्व अध्याय करके अपने आप से। वे संगीत और दर्शन शास्त्र के भी गहरे अध्येता थे, अध्यात्मक तरीके से बहुत थे, या उनके से बहुत जुड़े हुए थे, यानी संगीत और दर्शन शास्त्र से। रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद की विचारधारा ने उन पर विशेष प्रभाव डाला था। विवेकानंद में बता दूं आपको, जो आपने तो एनसीईआरटी कोर्स पढ़ा है, यानी जब RVS बोर्ड था, विवेकानंद का एक चैप्टर था युवाओं से, यानी विवेकानंद जो अब्दुल कलाम है ना, जो युवाओं को संबोधित करते रहते हमेशा, और अपने जो प्रधानमंत्री अपने जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, वो भी क्या करते हैं, युवाओं को प्रोत्साहित करते हैं। क्यों? क्योंकि भविष्य किस पर टिका है, युवाओं पर। आज के जो बच्चे हैं वो युवा होंगे, यानी उन पर ही सारा भविष्य टिक रखा है। तो क्या है, विवेकानंद जी युवाओं पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते थे। उन्होंने युवाओं को भी बोला, संघर्ष करते रहो, शक्तिहीन मत बनो।
अब देखिए जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी है, उनके जीवन में भी इनका खास था। और रामकृष्ण परमहंस, तो मैं बता दूं विवेकानंद जी के गुरु का नाम था रामकृष्ण परमहंस। दोनों गुरु और शिष्य का नाम आ चुका है यहाँ पे। तो उनके विचारधारा उन पर विशेष प्रभाव डाला, यानी वह उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए, इंस्पायर कहते हैं ना, वो हुए। यानी ये क्या, उनका जन्म, उनकी शिक्षा और उनको सबसे ज़्यादा किसने प्रभावित किया और कौन सी उन्होंने शिक्षा घर पे ही प्राप्त की, ये सारा उनके परिचय में बताया गया है। अब देखिए बेटा, निराला का परिवार जीवन, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है तो मैंने आपको क्या बताया, निराला इनको उपनाम दे रखा है बेटा। क्या है इनका उप क्या दे रखा है इनको, उपनाम। निराला जी इनको उपनाम दे रखा है। ये इसका अर्थ नहीं है, निराला जी इनका नाम था सूर्यकांत त्रिपाठी, लेकिन ये निराले थे, विचित्र। निराले का क्या अर्थ होता है, विचित्र, अनोखा। तो क्या है, निराला इनका उपनाम था। निराला का पारिवारिक जीवन दुखों और संघर्षों से भरा हुआ था, यानी उनका जीवन संघर्ष और दुखों से भरा हुआ था। आप देखेंगे जो भी कवि है उनका जीवन क्या है, दुखों से भरा हुआ था। आत्मीय जनों के असामयिक निधन होने से उन्हें भीतर तक तोड़ दिया। आत्मज्ञानी उनके जो पारिवारिक जो घनिष्ठ लोग थे, उनके संबंधी, उनका क्या है, अचानक निधन होने के कारण उन्हें क्या है, अंदर से तोड़ दिया था। तोड़ दिया यानी अंदर से वो क्या हो गए थे, एकदम कमज़ोर पड़ गए थे। देखिए बेटा, चाहे पैसा भी नहीं हो हमारे पास, धन दौलत नहीं है, लेकिन जो परिवार का जब सपोर्ट होता ना, उनका जब सहयोग होता ना, तो हम बहुत धनी माने जाते हैं। लेकिन अपने परिवार का जब सपोर्ट नहीं है, परिवार का सहयोग नहीं है, हम अकेले हैं और हमारे पास बहुत धन दौलत है, तो क्या है, अंदर से हम बाहरी तौर से तो बहुत मजबूत लगते हैं, लेकिन एक बात सोचो, जब तक पैसे ना आते हैं तब तक आपके रिश्तेदार हैं, और पैसे नाते नहीं हुए तो रिश्तेदार भी छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है कि सूर्यकांत त्रिपाठी जो निराला, जो उनके संबंधी थे, जो उनको आकस्मिक छोड़ के चले गए, यानी उनका निधन हो गया, मृत्यु। छोड़ के ऐसे नहीं कि उनको छोड़ के चले गए कहीं अन्यत्र, ना, ऐसा नहीं है। यानी उनकी अचानक मृत्यु हो जाने के कारण वो अंदर से बहुत ज़्यादा दुखी हो गए थे, झकझोर हो गए थे। साहित्यिक मोर्चे पर भी उन्होंने अनवरत संघर्ष किया, यानी जब साहित्य कि वो काव्य लिखने लगेंगे साहित्य दौर में, तो भी उन्होंने बहुत ज़्यादा संघर्ष किया। क्योंकि बेटा, जब कभी हम आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं तो बहुत सी मुसीबतें, अड़चनें हमारे रास्ते में आती है। और ये तो एकदम सही बात है, जब हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं, अपने मंजिल की ओर जाते हैं, तो क्या होता है, रास्ते में बहुत सारी रुकावटें आती है, अड़चनें आती है, बाधाएँ आती है, लेकिन हमें क्या करना, उनसे घबराते नहीं घबराते हुए उन संघर्षों को पार करते हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते चले जाना है। जब ये साहित्य जगत में इन्होंने पैर रखा, सूर्यकांत त्रिपाठी जी निराला ने, तो उनके बहुत सारे, यानी रास्ते में बहुत सारी अड़चनें आई, दिक्कत आई, परेशानियाँ आई थी, लेकिन उन्होंने क्या किया, संघर्ष किया और उस संघर्ष से आगे बढ़े अपने लक्ष्य की ओर वह बढ़ते गए। और आज देख लीजिए, वो अपने लक्ष्य की तरफ एकदम खरे उतरे और आज हिंदी जगत के साहित्य में सूर्यकांत त्रिपाठी जी निराला का नाम बड़ा आदर के साथ लिया जाता है। अब देखिए, एनसीईआरटी कोर्स है, आपने पिछले साल 9th क्लास पढ़ी होगी, उसमें भी आपको एक कविता आई होगी, अभी न होगा मेरा अंत। यानी इन्होंने, सूर्यकांत त्रिपाठी ने मतलब दुखी मन से लिखा है, यानी क्योंकि उन्होंने बहुत संघर्ष किए थे ना, इसलिए वो कह रहे हैं अभी मेरा अंत नहीं हो सकता, क्योंकि अभी अभी तो मैं आया हूँ। अब ये प्रकृति के माध्यम से भी उन्होंने बताया है, खुद के जीवन के बारे में भी उन्होंने बताया है। तो ये जो सूर्यकांत त्रिपाठी जी निराला थे, उन्होंने क्या किया है, साहित्य जगत में पैर रखने के बाद बहुत ही संघर्ष किया था। सन 1961 में उनका, यानी 1961 उनका देहांत हो गया। देहांत यानी निधन और मृत्यु, मर जाना, निधन, देहांत, ये सारे क्या है, पर्यायवाची शब्द है। अब देखिए, कवि का कभी निधन हो जाता है, कभी देहांत हो जाता है। अब यानी आपको बहुत सारे शब्दों के पर्यायवाची शब्द सीखने को मिल रहे हैं, तो आप जल्दी से जल्दी उनको सीखिए। एक बार नज़र पड़ी और सीख जाना, क्योंकि ये जन्म और मृत्यु, देहांत, निधन, ये तो सारे शब्द आपके आते जाते रहेंगे, तो ये आपके तो रट्टा मार हो जाएगा। अब देखिए,
अब कुछ उनकी कृतियां देख लेते हैं हम। उनकी प्रमुख काव्य रचनाएं हैं अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता और नए पत्ते। यानी ये इनकी प्रमुख क्या है, काव्य रचनाएं हैं जो उनके द्वारा रची गई है। उपन्यास, कहानी, आलोचना और निबंध लेखन भी उनकी ख्याति अविस्मरणीय यानी ऐसी है जिसको हम कभी भी नहीं भूल पाएंगे। ख्याति यानी प्रसिद्धि, नाम। तो इन्होंने सिर्फ पद्य भाग ही नहीं लिखा, उन्होंने कविताएं ये नहीं की, उन्होंने क्या किए, कहानियां भी लिखी है, उपन्यास, यानी गद्य और पद्य दोनों को ही उन्होंने साहित्य जगत में अपना अपूर्ण योगदान दिया है। यानी संपूर्ण योगदान, अद्भुत योगदान दिया है। किसने? सूर्यकांत त्रिपाठी जी, निराला ने। हिंदी साहित्य जगत में उन्होंने अपना अनुपम योगदान दिया है। कहानी, आलोचना और निबंध लेखन में भी उनकी ख्याति यानी प्रसिद्धि अविस्मरणीय यानी भूलने योग्य नहीं है। निराला रचनावली के 8 खंडों में उनका संपूर्ण साहित्य प्रकाशित है। निराला रचनावली के यानी जो उन्होंने एक लिखी है, जैसे मैं बता दूं आपको, ये जो कवि लोग होते हैं कुछ अपने नाम से लिख देते हैं। जैसे रत्नावली तुलसीदास जी ने अपने पत्नी के नाम से लिख दिया था। जैसे निराला ने लिखा निराला रचनावली, ओके। इसके अंदर इनके 8 खंड है जो संपूर्ण साहित्य उसके अंदर प्रकाशित है। ये हो गया आपका किसका, ये हो गया कवि परिचय। क्योंकि जब कोई चैप्टर पढ़ते हैं तो हमें उससे पहले ये किसने लिखा है उनके बारे में भी तो जानकारी होनी चाहिए ना। वो ऐसे होता है, हम किसी स्कूल में जब एडमिशन लेने के लिए जाते हैं तो उससे पहले पूरी खोजबीन करते हैं या नहीं करते हैं। जब किसी से रिश्ता जुड़ता है तो दो परिवार वाले एक दूसरे की खोजबीन करते हैं या नहीं करते, कैसा कुछ है। तो बेटा जब हम कवि के बारे में पढ़ रहे हैं, ये कवि बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये बात नहीं हम इनके बारे में खोजबीन कर रहे हैं, खोजबीन नहीं, उनके बारे में हमें पता रहना चाहिए। क्योंकि एग्जाम में ये आता है कि ये कौन से कवि के द्वारा रचना लिखी गई है। कवि का आप परिचय दीजिए। परिचय का मतलब उनके माता पिता का नाम, उनसे संबंधित कोई नई बात, उनकी शिक्षा, उनका जन्म और उनकी जो रचनाएं हैं वो सारा दे रखा है। अब देखिए, निराला विस्तृत सरोकारों के कवि हैं। विस्तृत यानी देखिए, विस्तृत यानी फैलाव, यानी बहुत सारों के, सरोकारों के कवि हैं। दार्शनिकता, विद्रोह, क्रांति, प्रेम की तरलता और प्रकृति का विराट तथा उदार चित्र उनकी रचनाओं में उपस्थित है। देखिए, उन्होंने अपने काव्य की, ये इनकी क्या है, ये इनके काव्य की विशेषताएं हैं कि उन्होंने अपने काव्य में क्या क्या लिया है। उन्होंने क्या क्या लिया है? दार्शनिकता, विद्रोह, क्रांति, प्रेम की तरलता और प्रकृति का विराट रूप यानी भीषण भयानक रूप वो भी दे रखा है। उदार चित्र उदारता उनकी रचनाओं में उपस्थित है। यानी वो जो भी कविताएं लिखते हैं उसके अंदर ये सारा रहता है। जैसे उदाहरण के लिए बेटा, मिर्च मसाला नहीं कहते क्या, कुछ भी चीज़, कोई भी हम किसी को जब बात कहते हैं तो बहुत सारी मिला सुला के कहते हैं तो वो बात क्या और अच्छी लगने लग जाती है। मिर्च मसाला लगा के यदि हम कोई चीज़ बनाते हैं चटपटी, उसके अंदर बहुत सारा मसाला डाल देते हैं तो वो बहुत अच्छी हो जाती है। ऐसे ऐसे बेटा काव्य के अंदर होता है, काव्य के अंदर भी बहुत मसाला डालना पड़ता है। आप सोचेंगे काव्य के अंदर मसाला कैसे डाल दें, तो काव्य के अंदर मसाला पड़ता है जो काव्य सौंदर्य होता है, शिल्प सौंदर्य होता है। जैसे रस है, छंद है, अलंकार है और भाव है। यानी ये जो सारे हैं, छंद है, ये क्या है, ये मसाले हैं काव्य के। तो जिस प्रकार इनको काव्यों में डाल दिया जाता है, काव्य और अति सुंदर हो जाता है, पढ़ने में भी और लिखने में भी। आया समझ में? हम इसे मसाला नहीं कह सकते, हिंदी जगत में हम इसको कहते हैं अलंकार है, छंद है, काव्य सौंदर्य कहते हैं। ओके बेटा, हम मसाला नहीं कहते, हिंदी साहित्य में मसाला नहीं होता। हिंदी साहित्य में काव्य सौंदर्य के अंतर्गत क्या होता है, काव्य सौंदर्य होता है। काव्य सौंदर्य के जो भाग है, यानी काव्य सौंदर्य में आ जाएगा इसके जो भाषा है, उसकी कौन सी भाषा है, और उदाहरणात्मक, लक्षणात्मक, भावनात्मक और रस है। फिर उसके बाद में गहता है, दूसरी कह सकते हैं अलंकारिक है। ये सारे क्या है, ये काव्य सौंदर्य है जो काव्य को और अधिक सुंदर बना देते हैं। उनके विद्रोही स्वभाव ने कविता के भाव जगत और शिल्प जगत में नए प्रयोगों को संभव किया है।
छायावादी रचनाकारों में उन्होंने सबसे पहले मुक्त छंद का प्रयोग किया था। मुक्त छंद देखिए, छंद अब आप अभी तो ऐसे हिंदी पढ़ रहे हैं, कभी जब आएगा तो छंद, सोरठे, दोहे, उन सब के बारे में बताएंगे, रस के बारे में बताएंगे बेटा। ये लिटरेचर हिंदी की बात है, पर मैं छंद बता दूं, ये क्या होता है, एक मुक्त होता है, यानी बंधा हुआ रहता है शब्दों से, नियमों से। जैसे तुकबंदी हो रखी होती है, इनकी मात्राएं होती है जो एकदम सही होती है, वर्ण होते हैं जो, यानी 4 चरण होते हैं। कौन सा ये चरण है, प्रथम चरण में जितनी मात्राएं हैं, तृतीय में उतनी होगी, और द्वितीय में उतनी चतुर्थ में होगी। तो ऐसे करके ये छंद बनता है। तो छंद, ये छंद का प्रयोग किया गया। दूसरा, छायावादी रचनाकारों में उन्होंने सबसे पहले मुक्त छंद का प्रयोग किया था। शोषित, शोषित कैसे, एक होता है शोषण, एक होता है शोषित, एक होता है शोषण। अब शोषण, शोषण यानी अत्याचार, और शोषित यानी जिसके ऊपर अत्याचार किया जा रहा है, जो सहन करता है। उपेक्षित, उपेक्षित यानी तिरस्कारित किया हुआ, अपमानित किया हुआ, अनादर किया हुआ, जिसको। पीड़ित और प्रताड़ित जन के प्रति उनकी कविता में जहाँ गहरी सहानुभूति का भाव मिलता है। पीड़ित यानी दुखी, और प्रताड़ित यानी सताया गया, यदि हम किसी को सताते हैं। जन के प्रति उनकी कविता में जहाँ गहरी सहानुभूति का भाव मिलता है, वहीं शोषक वर्ग और सत्ता के प्रति प्रचंड प्रतिकार का भाव भी है। प्रतिकार यानी बदला, प्रचंड यानी क्या होता है, भयानक, बहुत बड़ा, विकराल, गहरा। अब क्या करते हैं, वो जो दुखी लोग होते हैं, जो तिरस्कारित लोग होते हैं, और दूसरे जो प्रताड़ित लोग होते हैं, उनके प्रति उनके मन में गहरी सहानुभूति है। और इसके विपरीत क्या है, जो शोषक वर्ग है, यानी जो गरीबों को सताता है, उस वर्ग के प्रति उनके मन में क्या है, प्रचंड प्रतिकार का भाव है। प्रचंड यानी बहुत गहरा, बहुत भयानक, क्या है, बदले की भावना है। किसके मन में, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के मन में। आपको बता दूं, हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला पढ़ रहे हैं, और उनका ही परिचय हो रहा है कि वो कैसे विचारों वाले थे, उनका लिखने का क्या विषय था, उनका काव्य सौंदर्य क्या था, उनका भाव सौंदर्य क्या था, ये सारा हम समझ रहे हैं। अब देखिए बेटा, अब देखिए, उत्साह एक आह्वान गीत है, यानी इसके अंदर आपको 2 कविता पढ़ने को मिलेगी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के द्वारा 2 कविता दे रखी है। उस 2 कविता में पहली कविता है आपके उत्साह, और दूसरी क्या है, अट नहीं रही, अट नहीं रही। देखिए, अभी मैं आपको अर्थ बता दूं। उत्साह, उत्साह यानी आप जानते हो, मन में बहुत ज़्यादा उत्सुकता रहती है किसी कार्य को करने के प्रति, जो हम कहते हैं, मन में बहुत ज़्यादा हर्ष, उत्साह रहता है ना, कि ये करना है, वो करना है, वो होता उत्साह। उत्साह किसी के मन में हो सकता है, तो कवि ने वही यहाँ पे दर्शाया है। उत्साह अपने कविता का नाम दे दिया है। दूसरा है अट नहीं रही। अब क्या है, उत्साह एक, यानी ये आपको बता दिया है, पाठ परिचय दिया गया है, कविता में आपको क्या सीखने को मिलेगा, क्या पढ़ने को मिलेगा। और जब हम पाठ परिचय पढ़ते हैं तो कविता पूरी सटीक हमारे दिमाग में बैठ जाती है। देखिए, उत्साह एक आह्वान गीत है। आह्वान यानी आह्वान करना, किसी को बुलाना, पुकारना। ओके, आह्वान यानी यही होता है, बुलाना। तो उत्साह एक आह्वान गीत है जो बादल को संबोधित है, यानी जो बादल को संबोधित कर रहा है। उत्साह, अब आपने देख लिया होगा, जैसे ये बादल शब्द आया है और ये आह्वान आया है, तो आप समझ गए होंगे ये किससे संबंधित कविता है। जी हाँ, ये बादल से संबंधित कविता है। कवि बादलों को संबोधित कर रहा है, उन्हें बुला रहा है कि आइए और मेघ बरसाइए। तब आपको समझ में आ गया होगा पाठ परिचय देखते ही कि हम किससे संबंधित कविता पढ़ने वाले हैं, बादल से। और क्या है, कवि क्या कर रहा है, आह्वान कर रहा है बड़े उत्साह के साथ। बादल निराला का प्रिय विषय है। अब देखिए, जो बादल है वो निराला जी का प्रमुख विषय है, यानी उन्होंने बादलों पर, यानी बादल को जब देखते हैं तो उन्हें बहुत से कुछ ऐसा लगता है। जब सफ़ेद बादल होते हैं एकदम शांत, तो उन्हें शांति का वो प्रतीक दर्शाते हुए कविता लिखते हैं। जब काले बादल होते हैं तो उन्होंने अपनी कविता में ऐसे लिखा है कि ये बड़े क्रोधित हो रखे हैं। और जब उमड़ घुमड़ कर इधर उधर घूमते हैं पानी से भरे हुए बारिश करने के लिए, तो वो कहते हैं ये कितने बेचैन हैं। यानी उन्होंने अपने कविता में बड़ा मार्मिक स्पष्ट वर्णन किया है। आया समझ में बेटा? कविता में बादल एक तरफ पीड़ित प्यासे जन की आकांक्षा को पूरा करने वाले, तो दूसरी तरफ, अब देखिए 2 भाव बता दिए हैं। क्या भाव बताया? 2 पंक्तियों के माध्यम से बादलों को बताया है। क्या बताया बेटा?
देखिए कविता में बादल एक तरफ पीड़ित प्यासे जन की आकांक्षा को पूरा करने वाले हैं। एक तरफ क्या है, कवि बता रहे जो बादल है वो पीड़ित लोगों को और दूसरी बात जो प्यासे लोग हैं, धरती सूख गई है, किसान लोग दुखी तो होंगे ना, जब बारिश नहीं होगी तो खेती कैसे होगी, जब खेती नहीं होगी तो फसल की उपज कैसे होगी, किसान अनाज कैसे उगाएगा, ये तो एकदम सही बात है। तो पीड़ित यानी किसान लोग पीड़ित है। दूसरी बात प्यासे, अब प्यासे जरूरी नहीं है हम प्यासे हैं। जब देखिए ग्रीष्म के कारण, तेज धूप के कारण नदी नाले ये सारे सूख जाते हैं, तालाब सूख जाते हैं, जो जीव जंतु जानवर होते हैं वो भी प्यासे होते हैं, हम भी प्यासे हो जाते हैं तपिश के कारण। तो क्या दे रखा है, पीड़ित प्यासे जन की आकांक्षाओं को, उनकी इच्छाओं को पूरा करने वाले बताया है। यानी पीड़ित लोग यानी किसान वर्ग है, और जो है क्या है, जो प्यासे लोग हो उनकी प्यास बुझाने वाले कौन है, बादल है। तो एक तरफ को तो बादल कितना अच्छा बता दिया, दूसरी तरफ देखिए तो दूसरी तरफ वही बादल की नई कल्पना, अंदाज, कयास लगाना, सोच विचार और नए अंकुर के लिए विध्वंस, विप्लव और क्रांति की चेतना को संभव करने वाला भी है। अब क्या है, एक तरह से अंकुर के लिए विध्वंस। अब देखिए बेटा, कोई भी जब नया काम करना होता है तो वो क्रांतिकारी भड़कानी पड़ती है। क्रांति कैसे लाई जाती है, जब एक नया कदम उठाएगा तब क्रांति होगी ना, यानी उसके अंदर अंकुरित बीज करना ही पड़ेगा, बीज को बोना ही पड़ेगा। तो दूसरी ओर क्या है, बादल की नई कल्पना है जो नए अंकुर के लिए विध्वंस, विप्लव और क्रांति की चेतना को संभव करने वाला भी है। क्रांति की चेतना को संभव करने वाला है, यानी वो अपने शब्दों के माध्यम से। देखिए बेटा, बहुत सी आपने ओजपूर्ण कविताएं सुनी होगी जिसको सुनने माध्यम से हमारे अंदर जोश आ जाता है, आता है ना, मोटिवेशन कहते हो ना आप, वो तो आपके शिक्षा के माध्यम से देखा रखा है। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है, अच्छा आप देख लीजिए 26 जनवरी और 15 अगस्त को जब हम जोश से पूर्ण जब कविता सुनते हैं, हमारा रोम रोम खड़ा हो जाता है, यानी हमारे अंदर भी जोश आ जाता है। जब हम कभी देखते हैं कि हमारे जो भारतीय नौजवान हैं वो हमारी रक्षा करते करते शहीद हो गए और उनके बारे में जब बताया जाता है तो हमारे अंदर कितना जोश आ जाता है। तो कुछ बातें यानी कवि के द्वारा वो जोश लाने के लिए काव्य रचा गया है, और उन काव्यों के द्वारा ऑटोमेटिक हमारे अंदर यानी अपने आप ही क्या आ जाता है, एक जोश आ जाता है, नया उत्साह आ जाता है, वो इनकी कविता में भी आया है। अंकुर के लिए विध्वंस और विप्लव और क्रांति चेतना संभव करने वाले भी है। कवि जीवन को व्यापक और समग्र दृष्टि से देखते हैं, समग्र और व्यापक दृष्टि से, यानी पूर्ण रूप से भी देखते हैं और छोटे तौर पे भी देख सकते हैं। समग्र यानी संपूर्ण रूप से वो क्या करते हैं, कवि जीवन को देखते हैं, यानी जीवन को वो क्या करते हैं, संपूर्ण रूप से देखते हैं। कविता में ललित कल्पना यानी सुंदर सुंदर कल्पना है, क्रांति चेतना दोनों है, क्रांति चेतना दोनों ही है, यानी ललित कल्पना भी है और क्रांति चेतना है। सामाजिक क्रांति या बदलाव में साहित्य की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, एकदम सही बात है। जो सामाजिक क्रांति होती है और यदि कहीं परिवर्तन लाना हो तो साहित्य की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, यानी काव्य के द्वारा। यदि हम किसी को कहें कि अरे देश के लिए मर मिटो, ऐसे करो, तुम ये करो, तो वो नहीं कर पाता, लेकिन काव्य के माध्यम से हम किसी को भी लीडर बना सकते हैं, ऐसा समझ में, उसके अंदर जोश भर सकते हैं। अब उदाहरण के लिए देखिए, हम कोई छोटा बच्चा है, हम उसको बोले बेटा हमेशा टूथब्रश किया करो, हमेशा आप क्या कीजिए कि आप टूथब्रश करो, सुबह जल्दी उठो, लेकिन नहीं उठेगा। आप कान में अंगुली मत डालो, आँखों में काजल डालो, तो बच्चा नहीं मानेगा। लेकिन कविता के माध्यम से कह दें हम उसको कि आँख में अंजन, दांत में मंजन, नित कर नित कर नित कर, कान में तिनका, नाक में अंगुली, मत कर मत कर मत कर, तो वो उसको ये याद हो जाएगा। कविता के माध्यम से वो उसको सोचेगा, करेगा कि अरे वाह, ये तो एक कविता है कि आँख में अंजन, दांत में मंजन, यानी आँखों में काजल डालो, दांतों में मंजन करो, नित कर नित कर नित कर, यानी हमेशा करो, और कान में तिनका, नाक में अंगुली, मत कर मत कर मत कर। क्यों कान में तिनका डालने का इसलिए बोला है कि जो कुचले लोग होते हैं, यानी जो टॉर्चर करने वाले लोग होते हैं, कान भी ऐसे ही है, जैसे जैसे खुजली करेंगे खुजली ज़्यादा चलती रहेगी। और जो खराब लोग होते हैं, कुपड़ी लोग कहते हैं ना, जो हमेशा क्या करते हैं, दूसरे को भिड़काने का काम करते हैं, कुबुद्धि लोग होते हैं, हम उसको यदि उनको छेड़ते हैं ना तो और ज़्यादा हमारे ऊपर हावी हो जाते हैं।
तो यदि कविता के माध्यम से हम बच्चों को समझा देना तो वो समझ गए, यानी काव्य के माध्यम से हम किसी को भी कुछ समझा सकते हैं। यदि फैक्ट आमने सामने सीधे मुंह बात करते क्या बोलते हैं, अरे बहुत है ज्ञान रहने दो, ऐसा ही कहते हैं। ये सही बात है बेटा, हम लोग भी ज्ञान सुनना पसंद नहीं करते। क्यों? क्योंकि हमें लगता है ये तो बकवास कर रहा है। लेकिन काव्य के माध्यम से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और इसलिए यहाँ पे कवि ने हमें ये इतनी बड़ी बात बताई है। निराला इसे नवजीवन और नूतन कविता के संदर्भों में देखते हैं। नवजीवन यानी नया जीवन, और नूतन कविता यानी नई कविता के संदर्भ में देखते हैं। अट नहीं रही, अट यानी समाना। अब कह रही जो प्रकृति की सुंदरता है इतनी, वो मेरे मन में नहीं समा रही है। क्या कह रहे हैं, ये जो इतनी सुंदरता है प्रकृति की, वो मेरे मन में समा नहीं रही है, अर्थात मेरी आंखें हट नहीं रही है। मैं चारों तरफ देखता हूँ तो सुंदरता ही सुंदरता है, तो मैं फूला नहीं समा रहा हूँ, ये सुंदरता मेरे मन में समा नहीं रही है। यानी मैं बहुत ज़्यादा प्रसन्न हूँ, खुश हूँ, सुखी हूँ। कविता फागुन के मादकता को प्रकट करती है। मादकता यानी नशा। अब देखिए, जरूरी नहीं है बेटा कि नशा जो नशीले पदार्थ हैं उन्हीं से होता है। नशा किसी भी चीज़ का हो सकता है। मैं बता दूं, अभी के समय जितना मादक पदार्थ आपको नशीला नहीं बनाता है इंसान को, उतना आपको फ़ोन नशीला बनाता है। अब आप सोचेंगे फ़ोन से हम पढ़ाई करते हैं, यस करनी चाहिए, फ़ोन से अच्छी चीज़ें सीखनी चाहिए। लेकिन देखेंगे ना, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इसको एजुकेशन के लिए प्रयोग नहीं करते, पढ़ाई के लिए प्रयोग नहीं करते, इसका प्रयोग क्या करते हैं, गेम के लिए, यानी एक्स्ट्रा ओनली दूसरी चीज़ें देखने के लिए अपना टाइम वेस्ट करते हैं। तो देखिए, तो इसमें बताया मादकता। और मैं बता दूं, पढ़ना भी एक नशा होता है बेटा। जिसको पढ़ाई का नशा चढ़ जाए तो वो पढ़ता है, ये तो नशा अच्छा है। किसी को क्या होता है, घूमने का नशा होता है तो घूमना है, किसी को सोने का ही नशा होता है, किसी को आलस का ही नशा होता है। यानी नशा किसी भी चीज़ का हो सकता है। हम ऐसे नहीं कह सकते जो ये नशीले पदार्थ हैं उनका सेवन करने से ही नशा आता है, वो तो होता ही है, आया समझ में। लेकिन कुछ ऐसे नशे होते तो जीवन भर उतरते नहीं है, जैसे पढ़ाई का नशा, यानी विद्यार्थी का विद्या का नशा, वो उसके ऊपर से कभी नहीं उतरता। और जिसको ये नशा नहीं चढ़ा वो तो उधर उधर क्या कहता है, एक भीड़ का हिस्सा बन जाएगा। तो आपको और हमें भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है, हमें तो क्या करना है, टॉप पर जाना है। हम भीड़ के हिस्से नहीं बनेंगे, आया समझ में। हमें में हमारे अंदर यानी आप में और मुझ में भी क्या है, एक विद्या का नशा है। ये नशा अच्छी चीज़ है, हम इसको लेके चलेंगे। लेकिन इतना भी नहीं 24 घंटे पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। हर चीज़ का एक सटीक समय होता है, सही समय होता है, तो उसके अनुसार उसका प्रयोग करना। अब देखिए, कवि फाल्गुन, अब मैंने बताया फाल्गुन, यहाँ दे रखा है फागुन, तो फागुन मास सब जानते हैं बेटा। क्यों? क्योंकि फाल्गुन मास अपने हिंदी के अंदर फरवरी और मार्च का जो महीना होता है वो होता है फागुन मास, यानी उस समय कहते हैं फागुन मास। और फागुन मास के अंतर्गत ही कौन सी ऋतु आती है, बसंत ऋतु आती है स्टूडेंट। तो आप ये जानते हैं, बसंत ऋतु के आने पर चारों तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ छा जाती है, सबका मन प्रसन्न हो जाता है, चारों तरफ क्या होती है, हरियाली हो जाती है, प्रकृति एक सुंदर रमणीय स्त्री की तरह लगने लगती है, और मन में हमारे आशाएं उमंगे पनपने लगती है। यानी वसंत आने पर चारों तरफ, चाहे जीव जंतु प्राणी या मानव कोई भी हो, सभी प्रसन्न हो जाता है। अर्थात जो वसंत ऋतु होती है वो खुशी लेके आती है। और वसंत ऋतु में बहुत से त्यौहार भी होते हैं। वसंत ऋतु में हमने विद्या की देवी जो सरस्वती माँ है उसको हम क्या करते हैं, उसको प्रणाम करते हैं, उनकी हम पूजा करते हैं। तो कवि ने क्या किया, जो अट नहीं रही, इस कविता में क्या किया है, फागुन मास की मादकता का वर्णन किया है। कवि फागुन की सर्वव्यापक सुंदरता को अनेक संदर्भों से देखता है। यानी फागुन मास में जो वसंत ऋतु आती है उसके कारण जो चारों तरफ प्रकृति है, जगत है, वो और अधिक सुंदर दिखाई देता है। सर्वव्यापकता यानी सब जगह सुंदरता ही सुंदरता दिखाई देती है। तो उनके संदर्भ में देखता है। जब मन में प्रसन्न हो तब हर तरफ फागुन का ही सौंदर्य उल्लास दिखाई पड़ता है। मन प्रसन्न हो जाता है, चारों तरफ क्या होता है, फागुन मास के हर खुशी दिखाई देती है और मन में उल्लास हो जाता है, हम प्रसन्न हो जाते हैं। सुंदर शब्दों के चयन एवं लय ने कविता को भी फागुन की तरह सुंदर एवं ललित बना दिया है। आया समझ में। यानी जिस प्रकार फागुन मास सुंदर होता है उसी प्रकार कवि ने इस कविता को और भी अधिक सुंदर बना दिया है। ओके, तो आपको बेटा कवि परिचय अभी पढ़ाया और आपको हमने पाठ परिचय भी समझा दिया। तो अब आप देखिए, पाठ परिचय आपको ध्यान से यदि आप पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो आपके क्या होता है,
इस कविता के बारे में क्या आएगा, क्या पूछे, वो आपको ध्यान में रहता है। ओके बेटा, हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो ओके बेटा, गुड डे।